क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, कहाँ तक पहुँचे थे? क्या कैपेसिटेंस में 2 लेक्चर इनफैक्ट हो गया था और इनफाइनाइट लैडर हमने किया था। कुछ होमवर्क भी था क्या? यस सर। कितने होमवर्क थे, ट्राई किया? अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की बात करी थी, जिसमें एक ये क्वेश्चन था होमवर्क, ठीक है? क्या आया, ट्राई किया आपने? बोलो रिजल्ट क्या आया इसमें? क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 3 इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट। कह रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी। तो क्या मैं यहां से C इक्विवेलेंट निकालूंगा तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू तीनों का सम। तीनों का सम कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 6 माइक्रोफैरड। क्लियर है? ये तीनों का सम आ गया। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे पहला सवाल जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है बेटा? बोला है चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोचो, क्या हम कह सकते हैं टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है? 10 है और ये कितना है? 6। तो 6 × 10 कितना आ गया? दिस 60 माइक्रोकूलम। सही है क्या? सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बेटा टोटल एनर्जी स्टोर्ड अगर निकालेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? हाफ C इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू 6 है इंटू V² मतलब 10²। कितना आएगा यार? क्या ये 300 माइक्रोजूल आएगा? सही है, 10² इंटू 3। थर्ड पार्ट कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। हीट प्रोड्यूस निकालने का एक तरीका है कि बैटरी ने जो वर्क डन किया वो वर्क डन निकालिए, कितनी एनर्जी स्टोर हुई उसको माइनस कर लीजिए, यही बताया था। तो यहां से अगर हम वर्क डन बाई बैटरी देखेंगे तो वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू कितना? क्या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और जो चार्ज फ्लो है वो कितना है बेटा? 60 माइक्रोकूलम। तो क्या जो बैटरी ने वर्क डन किया वो 600 माइक्रोजूल किया? बोलो हाँ या ना? इस 600 माइक्रोजूल में से 300 माइक्रोजूल क्या हो गया? स्टोर हो गया। तो बाकी का जो 300 होगा वो क्या होगा यार? वर्क डन बाई बैटरी माइनस जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, सो दिस विल बी क्या? 300 माइक्रोजूल। बोलो बेटा हाँ या ना? यस। फिर कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। आपके पास 2 तरीका है। ये अगर 10 है तो इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं चौथे पार्ट में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस तो दैट विल बी हाफ इंटू C इंटू 10²। तो दिस विल बी 150 माइक्रोजूल। किसी को कोई डाउट? समझ में बात आई सबको? बोल दो, बोलो बोलो क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक ये क्वेश्चन था बेटा, आया क्या कुछ? देखो क्या कह रहा है? इन द सर्किट शोन बिलो C1 C2 C3 एंड C4 दे रखा है। चार्ज ऑन C1 आपको दे रखा है, कितना है? 20 माइक्रोकूलम। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनका नामकरण करते हैं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 और ये भी 1। इसको अगर आप 2 कह देंगे तो ये वाला भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो दोनों हैं वो भी 2 हो जाएंगे। अगर मैं इसको 3 कह दूं तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। क्या ये 1 और 2 और 1 और 2 के बीच में पैरेलल है? बोलो हाँ या ना? ऐसे ही 2 और 3 भी पैरेलल है। अच्छा, C1 के अक्रॉस आपको चार्ज बोला है 20 माइक्रोकूलम और C1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 माइक्रोफैरड। तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल की बात करूं, इसकी पोटेंशियल की बात, तो क्या ये 2 वोल्ट होगा? अगर ये 2 वोल्ट होगा तो क्या इसका भी 2 वोल्ट होगा और इनके कॉम्बिनेशन का भी 2 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल के कॉम्बिनेशन का भी वही होता है। बोलो हाँ या ना? तो अगर थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करूं, यहां से x के साथ ये आ गए दोनों C1 और C2 वाले कॉम्बिनेशन और यहाँ पे ये दूसरा वाला आ गया y के साथ। तो ये x है, ये y है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा?
जो C1 और C3 है C1 और C2 है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? क्योंकि C1 और C2 30 होगा ना, तो ये हो गया 30 माइक्रो कूलम। ये बताओ C3 भी 20 है और ये 40 है, तो 20 और 40 कितना बेटा? 60 माइक्रोफैरड। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? अच्छा, दूसरी बात आपको पता है कि ये जो है इनके पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं? 2 वोल्ट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे निकालने को मिल जाए, तो अगर ये पोटेंशियल मिल जाएगा तो क्या मुझे इन कॉम्बिनेशन का भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में किसमें हैं? अब ये x कैसे निकालोगे? क्या हमारा v इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है? Q सेम होगा तो क्या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c होता है? मतलब इसका पोटेंशियल बाई इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या बेटा? इसका चार्ज इसका कैपेसिटेंस अपॉन इसका कैपेसिटेंस, मतलब 2, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 वोल्ट। बोलो हाँ या ना? तो ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, तो पोटेंशियल अगर x y के बीच में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये 2 + 1 कितना होता है? 3 वोल्ट। क्या ये आंसर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े? हाँ, तो आपने तो बताया था कि कैपेसिटेंस जो था वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा कैपेसिटेंस को डिपेंड कराया बेटा। जो लिखा आपने v इज इक्वल टू c, वो तो पोटेंशियल को मैंने कैपेसिटेंस के हिसाब से बांटा। कैपेसिटेंस जितना होगा पोटेंशियल उतना उसके हिसाब से होगा। कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस के हिसाब से आएगा ना, चार्ज और पोटेंशियल। समझ रहे हो? कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल और चार्ज तो चेंज होगा ना, उसका कैपेसिटेंस फिक्स होगा ना बेटा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये कितना आया? सेकेंड। 3/22 इज द करेक्ट आंसर। क्या करेंगे? क्या हमारा C1, C3 और C2 सीरीज में है? यस सर। और वो इसके साथ पैरेलल में है, तो अगर मैं इन तीनों के कॉम्बिनेशन को निकालूंगा 1/c करके, तो पहले मैं एक काम कर लेता हूं, इसका एक छोटा सा सर्किट बना लेता हूं। तो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c1। C1 की वैल्यू कितनी है बेटा? c है। C2 की वैल्यू 2c और C3 की वैल्यू 3c। तो दिस इज इक्वल टू एलसीएम विल बी 6c। तो 6, 3, 9, 2, 11/3, 11/6c। यस। इसका मतलब जो c डैश आएगा वो कितना आ जाएगा? 6/6। यानी इसका जो सर्किट बन रहा है, एक छोटा सा सर्किट, वो कैसा बन रहा है? इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन यहाँ है, ये एक कैपेसिटेंस यहाँ है ना, और यहाँ पे एक बैटरी है। सही है? ये बैटरी V है, ये C4 है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 4c। यहाँ पे C डैश है जिसको सॉल्व करके कितना मिला? क्या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है V के साथ? आपसे बोला है चार्ज ऑन C2। क्या चार्ज जो C2 पे होगा वही C3 पे होगा, वही C1 पे होगा, वही इनके कॉम्बिनेशन यानी C डैश में होगा? तो अगर मैं कहूं कि चार्ज ऑन C2 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन C4 इज इक्वल टू क्या बेटा? चार्ज ऑन C डैश डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन C4। बोलो, ये भी तो हम कह सकते हैं ना। इसमें जो चार्ज आएगा वो क्या? C डैश इंटू V आएगा। बोलिए। और इसमें जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा? क्या ये 4c इंटू V आएगा। CV कैंसिल आउट, यहां से क्या 6/44 विच कैन बी रिटन एज 3/22। सही है क्या? बोलो हाँ या ना?
क्लियर? नेक्स्ट, ये कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये कर चुके थे। एक ये था बेटा, क्या आया? सर 143। क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है? तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, जिसमें हम क्या देखते हैं बेटा, जिसमें हम C1/C5 देखते हैं, लेफ्ट वाले दोनों और राइट वाले दोनों, है ना। अब लेफ्ट वालों का नाम ये है, तो ये C1/C5, ये C4/C3, सबकी वैल्यू सेम है, तो दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें क्या ये वाला टर्म कैंसिल आउट? जब ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो बेटा ये C4 और C1 आपस में किसमें, अगर एक छोटा सा सर्किट बना लिया जाए, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। क्या ये C1 और C4 आपस में सीरीज में, तो 10 और 10 अगर सीरीज में है तो कितने हो जाएंगे? 5 माइक्रोफैरड। बेटा कैपेसिटेंस में सीरीज में तो यही होता है। अगर ये रेजिस्टर होते तो 10 और 10 सीरीज में 20 हो जाते। तो अगर आपसे C इक्विवेलेंट पूछा जाए P और Q के बीच में, तो दैट विल बी पैरेलल में क्या हमारे ऐड हो जाते हैं, तो दिस विल बी 10 माइक्रोफैरड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये कर चुके थे। ये कितना आया यार इसका आंसर? C/√2 इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ में आ गया था? लॉजिक समझ में आ गया था कि इसके अक्रॉस अगर x है तो इसके अक्रॉस जस्ट सारे डबल हो गए तो इक्विवेलेंट भी 2x आएगा, बट इस केस में सारे वैसे ही दिख रहे थे तो इक्विवेलेंट x था। तो सर्किट ऐसा बन गया। जब सर्किट ऐसा बन गया तो इक्विवेलेंट कैसे आएगा बेटा? C अक्रॉस AB बोलो तो क्या C अक्रॉस AB, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब C+2x। C+2x C के साथ सीरीज में है ना। तो C+2x इंटू C डिवाइडेड बाई C+2x, और AB के अक्रॉस तो हमें पता ही है ना। सॉल्व करें। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा C² प्लस 2CX इज इक्वल टू, यहां से 2C इधर जाएगा तो 2CX प्लस x² या 2x²? 2x²। ये 2CX और ये 2CX कैंसिल आउट, C² प्लस 2x², या यहां से अगर आप चलेंगे तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C²/2। सोल्यूशन तो 2 आएंगे, प्लस माइनस C/√2, लेकिन क्या कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो ये कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी C/, समझ में बात आ गई? तो ये इनफाइनाइट लैडर है। इसके बाद आज हमारा कौन सा लेक्चर है बेटा? थर्ड। अगर मैं ओवरव्यू एक बार दे दूं तो कैपेसिटेंस में क्या क्या पढ़ लिया है? कैपेसिटेंस क्या है, किस पे डिपेंड और किस पे नहीं डिपेंड करता है, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, और फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, है ना, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। उसके बाद कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा चार्ज कैसे निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस का कुछ केस हम जो बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा? सीरीज पैरेलल, क्वेश्चन इक्विवेलेंट निकालने के लिए डायरेक्ट सीरीज पैरेलल, कॉमन पोटेंशियल, शॉर्ट सर्किट, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, मेथड ऑफ सिमेट्री, इतना ही देखा। बोलो क्या बेटा? और भी क्वेश्चंस थे ना मतलब में? और थे क्या? पता नहीं। अच्छा, वो 2-3 आगे हैं, तो कैपेसिटेंस अब हम सिमेट्री वाली बात कर। हाँ, अभी 2-3 क्वेश्चन और थे होमवर्क में। हाँ, इसका बताइए। क्या यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह की सिमेट्री, इस सिमेट्री को क्या बेटा इनपुट आउटपुट कहते हैं? क्या इनपुट आउटपुट में जाना जरूरी है या ये कैंसिल आउट हो जाएगा बैलेंस्ड से भी? सोचो, अगर इसके ऊपर और नीचे सिमेट्री होती है तो हम कौन सी सिमेट्री कहते हैं? क्या यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री है?
नो सर। नहीं है, इसके ऊपर अलग जैसा डायग्राम है, इसके नीचे अलग कॉन्फ़िगरेशन, ये फोल्डिंग सिमेट्री तो नहीं है। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि हमारी सिमेट्री फोल्डिंग भी हो और इनपुट आउटपुट भी हो, कोई एक भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली दोनों हो। ये मैंने कहा था कि किसी किसी क्वेश्चन में दोनों हो सकते हैं, किया भी था हमने लेकर के इनफैक्ट। तो इसमें क्या हो गया बेटा, ये दोनों हमारे सीरीज में है तो सीरीज में c/2, ये दोनों सीरीज में है तो c/2, ये अकेला बचेगा c, और तीनों आपस में पैरेलल है ना। तो अगर आप यहां से c अक्रॉस AB निकालेंगे, देखने में सवाल चाहे जैसा लगे, अभी समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस वाला चैप्टर हमने ढंग से कर लिया तो कॉम्बिनेशन यहां पे करने में दिक्कत नहीं है, उससे कम आते हैं और उससे आसान चीजें आती हैं। किसी को कोई डाउट? तो उधर वाला इंपॉर्टेंट था, दिस विल बी 2c। इंपॉर्टेंट तो खैर ये भी है, बट लॉजिक आपको पता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्या था बेटा? 3c/2। हाँ, इसमें दोनों कर सकते हैं, इसमें इवन व्हीट स्टोन से भी कर सकते हैं, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट ये 2c मतलब c/2, ये 2c जो हमारे पैरेलल सीरीज में है वो c/2, ये भी 2c जो सीरीज में है वो मिलके c/2 दे देंगे। तो जो c इक्विवेलेंट आएगा AB के अक्रॉस, c/2 3 बार पैरेलल में है तो c/2 × 3 मतलब c अक्रॉस AB इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3/2c। क्लियर है? सही है? नेक्स्ट, इसमें क्या करते थे? अब फोल्डिंग जरूरी है क्या? फोल्डिंग जरूरी नहीं है। ये वाला जो जंक्शन था ये क्या कर देते थे बेटा? उठा देते थे। ये क्या कर देते थे? मतलब ये जो जंक्शन टच कर रहा था इसको हमने ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, यही तो करते थे, याद करो। 5c/4। हाँ, कितना? 5c/4 इज द करेक्ट आंसर। ये ऐसे हो जाएगा। जब ये बेटा ऐसे हो जाएगा तो मुझे इस हिस्से का बताइए, ये जो हिस्सा बचा इस हिस्से का कितना आएगा? क्या ये दोनों सीरीज हैं? तो c/2 और ये उसके साथ पैरेलल है तो ये c/2 प्लस c कितना? 3c/2। क्या सिमिलरली ये नीचे वाला भी, ये वाला हिस्सा 3c/2, पीछे याद करो रेजिस्टर में ये दोनों सीरीज होते थे तो 2r होता था, ये इसके साथ मिलके 2r/3 हो जाता था 3c/2 के जगह, याद आया? हाँ, तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम क्या होगा बेटा? सोचो, क्या ये c और ये c दोनों कैसे हैं? सीरीज में, और ये भी उनके साथ सीरीज है। इनफैक्ट 3 सीरीज हैं, c 3c/2 एंड c, नीचे भी c 3c/2 एंड c सीरीज में है, यहाँ पे c एंड c सीरीज में है, कह सकते हैं क्या? तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करा, मैंने कहा कि सर जो बीच वाला 2 सीरीज में थे ना उनको तो आप मत छेड़ो, उनको आप क्या लिख लो, उनको आप c/2 लिख लो। लिख सकते हैं ना बेटा, सीरीज में है तो। यहां पे जो 2 थे c और c, इनका सॉल्व कर लेना आसानी से सॉल्व हो सकता है, तो दोनों c के इक्विवेलेंट लिख सकता हूं क्या मैं? दोनों c के, बाकी टोटल नहीं मैं कह रहा, सिर्फ c के। या चलो ऐसे ही अभी छोड़ते हैं, क्या मैं इसको c और इसको c कह सकता हूं? यहां पे b है, यहां पे मैं ये वाला कह सकता हूं कि एक है और ये वाला कह सकता हूं दूसरा है। क्या मैं इसको c/2 और इसको 3c/2 लिख सकता हूं? यस सर। ये जो 3 थे, एक तो उसमें 3c/2 था, वैसे हमने छोड़ दिया, और जो c और c थे उनको मैंने c/2 हो सकता है आप तीनों को सीरीज में डायरेक्टली कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे जाएं, है ना? ठीक है ना बेटा? मैं थोड़ा सा ऐसे लिखने की कोशिश कर लेता हूं, तो यहां भी क्या हो जाएगा, c/2, और ये दोनों किस में है यार? अभी भी सीरीज में है। तो अगर आप एक और सर्किट बनाना चाहें तो ये वाला जो सीरीज है c/2, जो ये वाला सीरीज है ये कितना देगा?
क्या ये C/2 इंटू 3C/2 डिवाइडेड बाई C/2 प्लस 3C/2 मतलब 4C/2 मतलब 2C। सही है, तो यहां से क्या आएगा, एक C तो कैंसिल आउट। क्या यहां से 3C/8 आएगा? बोलो। Yes, sir. और ये जो नीचे वाला है वो भी क्या 3C/8 आएगा? Yes, sir. और फिर तीनों आपस में किस में है बेटा? तो पैरेलल में अगर है तो मैं अगर C अक्रॉस AB लिखूं तो यहां से 3C/8 प्लस C/2 प्लस 3C/8 3C/8 प्लस 3C, अरे माइक बंद करो। यहां पे क्या है, ये 4 4 3 7 और 3 10, तो 10C/8 यानी CAB इज इक्वल टू कितना आएगा? दिस विल बी 5C/4। उधर क्या हमारा 4R/5 जैसा कुछ आ रहा था, क्योंकि जस्ट उल्टा चल रहा था। जो सीरीज में है वहां वो पैरेलल में था, मतलब वो तो सीरीज में ही था, फॉर्मूला उसका पैरेलल जैसा लग रहा था। जो यहां सीरीज में वहां भी सीरीज में था, बट यहां पे सीरीज का मतलब C/n हो रहा है, वहां पे NR हो रहा था, कहने का ये मतलब। ठीक है, और कुछ था? बस इतने ही क्वेश्चंस दिए थे ना होमवर्क में। चलिए कुछ नए सवाल। ये हमारा क्यूब वाला प्रॉब्लम, क्यूब वाले में पीछे भी पढ़ा था और मैंने कहा था कि यहां पे डायरेक्टली करा जाएगा। तो जब यहां पे डायरेक्टली करेंगे तो बेटा यहां पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यहां पे पॉइंट्स कौन कौन से हैं अगर देखा जाए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ऑल कैपेसिटेंस आर सी, देन फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी कौन से पॉइंट्स हैं बेटा? एज पे या फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल? बी एंड डी बोलो। बी एंड डी बेटा, बी यहां है, डी यहां है, एज साइड। साइड पे रेजिस्टर में कितना फॉर्मूला आया था? साइड पे कितना आया था? हाँ, साइड पे कितना आया था? ये बिना नाम के कौन है भैया? मैं रिमूव कर रहा हूं, दो लोग हैं बिना नाम के। ठीक है, दो लोग बिना नाम के मैं रिमूव कर रहा हूं, नाम से ज्वाइन करेंगे सब लोग। और अगल बगल कोई आवाज आए तो माइक खुद से बंद करेंगे। ठीक है, चलिए कितना आता था बेटा रेजिस्टर में? 7R/12। मैंने कहा था यहां पे पलटी हो जाएगी, तो पलटी हो जाएगी मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? 12/7C। ठीक है, बी पार्ट ए एंड डी। ए एंड डी कहां पे है? फेस डायगोनल। पीछे क्या आता था फेस डायगोनल में? 3R/4। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4/3C। और तीसरा अगर हम बात करेंगे तो कैपेसिटेंस अक्रॉस हमको देखना है कहां पे? ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब बॉडी डायगोनल। पीछे क्या आता था बेटा? 5R/6। तो यहां पे क्या आएगा? 6/5C। और ये तीनों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए। पीछे भी कहा था, यहां पे फिर से। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद पीछे रेजिस्टर वाला याद रखो। इन सबको पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था? क्या मैंने KVL पढ़ा था, KCL पढ़ा था, किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था? किरचॉफ्स के ऊपर यहां भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे वहां पे करा था, फिर नोडल एनालिसिस करा था। KVL हम पूरा यूज नहीं करेंगे, बट थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें यहां भी करनी है। जैसे आपसे कहा ये क्वेश्चन, क्या इस तरह का सवाल पीछे भी था जहां पे हम जंक्शन ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑफ जंक्शन निकालते थे? पोटेंशियल जंक्शन का निकालने में हमने क्या कहा था? KCL में 3 सवाल बनते थे, जिसमें तीसरा सवाल ये था, बनने के लिए तो बहुत बनेंगे बट डायरेक्टली KCL के ऊपर
तीसरे सवाल पे क्या हम ये कहते थे कि नेट करंट जो जंक्शन पे आएगा वही जंक्शन से जाएगा, और वो चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता था, मतलब जो नेट चार्ज पर यूनिट टाइम आएगा वही चार्ज पर यूनिट टाइम जाएगा, मतलब चार्जेस भी तो कंजर्व रहेंगे ना बेटा। तो अगर मैं चार्जेस यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, टोटल चार्जेस देखूं तो चार्ज क्या होने चाहिए? जीरो। क्या होने चाहिए? जीरो। अब पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पे पोटेंशियल का हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल ये डिसाइड करता था करंट कहां से कहां जाएगा। यहाँ पे हायर और लोअर पोटेंशियल ये डिसाइड करेगा कि कौन सी पोलैरिटी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। जिस एंड पे पोटेंशियल ज्यादा होगा वो प्लेट पॉजिटिव होगा, और जिस एंड पे पोटेंशियल कम होगा वो प्लेट नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैं ये करा रहा हूं, बेसिक बात, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट अस से मैं यहां पे कह दे रहा हूं कि इसके पास चार्ज सर Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है और इसके पास चार्ज Q3 है। मुझे नहीं पता। अच्छा, एक और बात, जब हम कैपेसिटर का चार्ज Q1, Q2, Q3 लिख रहे हैं तो हम नेट चार्ज की बात थोड़ी कर रहे होंगे यार। नेट चार्ज तो जीरो होगा बेटा कैपेसिटर प्लेट पे, हाँ या ना? जब मैंने Q1 कहा, इसका मतलब एक प्लेट पे प्लस Q1 रहा होगा और दूसरे प्लेट पे माइनस Q1 रहा होगा, ये अंडरस्टूड है। नेट तो जीरो होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 की बात करूं अकॉर्डिंग टू KCL, क्योंकि Q बाई टी T तो सब में कॉमन होगा, वो लेके उधर चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जो यहां पे चार्ज आएगा वहां पे करंट लिखते थे डेल्टा V बाई आर। चार्ज क्या होगा बेटा? क्या डेल्टा V इंटू सी होगा? तो यहां के पोटेंशियल को हम सबसे ज्यादा मानेंगे। लेट अस से ये जो पोटेंशियल है वो क्या है? X है। क्या है? X है। तो क्या करेंगे? क्या बेटा, यहाँ और एक ही यहाँ पे साथ साथ और भी कुछ दे रखा है। यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है V1 है, V का पोटेंशियल दे रखा है V2 है, और यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है V3 है। तो क्या करेंगे? x माइनस V1 इंटू C1 प्लस x माइनस V2 इंटू C2, बोलो तो, प्लस x माइनस V3 इंटू C3, बोलो बेटा, एंड दिस मस्ट बी जीरो। वहां पे हम डेल्टा V बाई आर लिखते थे क्योंकि करंट का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे हम डेल्टा V इंटू कैपेसिटेंस लिखेंगे क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला ये है। ये खुलेगा तो x C1 माइनस C1 V1 प्लस x C2 माइनस C2 V2 प्लस x C3 माइनस C3 V3 एंड दिस मस्ट बी जीरो। x वाले सारे टर्म एक तरफ कर लो तो x कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 माइनस C3 V3 इधर चला गया, तो दिस विल बी प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 एंड प्लस C3 V3। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बट रेजिस्टर वाले में हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं मिला था। हमने कहा था सॉल्व करिए और फिर सॉल्व करके कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला ऐसा था जो डायरेक्टली कोई रिजल्ट नहीं देगा, बट ये रिजल्ट दे रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, चाहे तो याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए कुछ सवाल देखें इसके ऊपर। सबको समझ में आ गया? एक सवाल देखेंगे, उस सवाल के बाद हम नोडल एनालिसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहां पे मतलब कैपेसिटर में नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर बात करते हैं। आप ये भी निकालिए और साथ में ये भी निकालिए, फाइंड ऑल्सो फाइंड चार्जेस। ठीक है, कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज भी निकालिए। वन 1.8 is the correct answer। ये ओप्पो A11 नाम से कौन है भाई?
चार्जेस भी निकाल लो बेटा सब पे। सर 7 वाला 7 वाले पे कितना? सर 7 पे 0, 1 पे 10, 2 वाले पे 8। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि नेट चार्ज तो जंक्शन पे 0 होना चाहिए। सोच के देखो, क्या जंक्शन पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए? तो कैसे पॉसिबल है? इस पे 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे आपने कहा 1.8 और यहाँ पे 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है बेटा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और कैपेसिटेंस भी है तो क्या पॉसिबल है कि चार्ज 0 हो जाए? क्लियर है? चलो, यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया x। चार्जेस आप अभी नहीं कह पाएंगे, बट मैंने कह दिया यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है। जब भी मैं ऐसे लिखूं तो आप समझ लेना ये नेट चार्ज नहीं है, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 होगा। ये या तो प्लस वाला है या माइनस वाले का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम क्वाइन टर्म जो लेते हैं, जो क्वाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, अगर हम सबसे पहले बात करें, इसका पोटेंशियल 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमारा 10 x - 10 हुआ। आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। x - 10 × 1 प्लस यहाँ पे x - 4 × 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका x - 0 × 7 एंड दैट मस्ट बी 0। सॉल्व करके क्या आया बेटा? x 2x 7x। तो x 2x 7x का मतलब कितना हो गया? 7 2 9 और 7, 9 और 7 कितना? सही जा रहे हैं? 16 16x इज इक्वल टू, सही है ना बेटा? अच्छा 10 होगा ना? हाँ 10x होगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10x, ये है -10 - 8, मतलब -18, जो उधर जाके +18 हो गया। इसका मतलब अगर आप x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.8 वोल्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात आपसे कह रहा है कि चार्ज निकालो सर, तो बेटा Q1 1.6 और 4.4 ऐसा कुछ आएगा, देख लेते हैं। तो Q1 कितना? अच्छा ये बताओ, ये अगर 1.8 आया तो ये आपका हायर पोटेंशियल है, मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव आएगा और इधर की तरफ नेगेटिव। ये भी 4 हायर है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पे ये लोअर है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सोचो जंक्शन की तरफ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और 3 ही थे तो तीनों मिलके 0 होने चाहिए, हाँ या ना? तो x1 निकालते हैं। Q1 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बेटा? 10 - 1.8 × 1 है। बोलिए, मतलब यहां से क्या आया? क्या ये 8.2 माइक्रोकूलम आ रहा है? अगर आप Q2 निकालेंगे तो Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 - 1.8 × 2, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 4 - 1.8 इज इक्वल टू 2.2, तो दैट विल बी क्या? 4.4। अगर आप Q3 के मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तो दैट Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.8 - 0 × 7, दैट विल बी 1.8 × 7। कितना आएगा? कितना? 12.6। अच्छा सोच के देखो, इन दोनों का सम भी तो 12.6 आ रहा था। तो ये दोनों Q1 और Q2 का जो नेगेटिव 12.6 था और इसका पॉजिटिव 12.6 है, वो दोनों मिलके नेट क्या हो गया बेटा? क्या होने भी चाहिए? समझ गए? तो क्या ये उसी KCL जैसा नहीं है क्या यहाँ पे? क्योंकि KCL चार्ज कंजर्वेशन पे ही तो डिपेंड करता है। क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े। ऐसे यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े। सबको समझ में आया क्या? सब लोग बोल दें एक बार।
Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम वो 10 वोल्ट से x की तरफ फ्लो करेगा ना। फ्लो मतलब 10 के तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इधर की तरफ नेगेटिव। करंट तो हम बात ही नहीं करते हैं ना बेटा रेजिस्टेंस में। तो चार्ज कितना? हाँ, चार्ज फ्लो इसके बीच में तो करता ही नहीं है, कैपेसिटर के बीच में चार्ज फ्लो नहीं करता क्योंकि वो तो इंसुलेटर है, वो तो एयर है। यहाँ पे जो हायर पोटेंशियल है उधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगा और जो लोअर है उधर की तरफ नेगेटिव चार्ज प्लेट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, बोलो आगे बढ़े। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, क्या मैंने ऐसे क्वेश्चंस दे करके पीछे मतलब करंट में नोडल एनालिसिस अब हम पढ़ रहे हैं, क्या मैंने ये नहीं कहा था कि हर सेक्शन में करंट निकालो? याद आया? मैंने यहां पे कह दिया कि हर सेक्शन में जो कैपेसिटर्स है उसके ऊपर चार्ज निकालो। ऐसे क्वेश्चन में एक तरीका होता है केवीएल का, दूसरा तरीका केवीएल मैंने पहले भी कहा है कि बहुत कम यूज करेंगे हम। दूसरा तरीका होता था सर्किट थ्योरी या नोडल एनालिसिस। अप्रोच क्या था बेटा? नोडल एनालिसिस का अप्रोच क्या था, याद करो। किसी के पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लें और उसके बाद से बाकी काम कर लें। अगर तुम पोटेंशियल जीरो मान, उसमें भी दो केसेस होते थे। एक वो केस था जहां पे एक पोटेंशियल मानो तो हर रेजिस्टर के एंड का पोटेंशियल मिल जाता था, यहां पे टारगेट हर कैपेसिटर का एंड है। दूसरा ये होता था जहां पे आप लिखना शुरू किए बट कहीं जाके आप अटक गए, सर अगर ये मिल जाता तो काम बन जाता। याद आया? तो हम उसको मानते थे कि x मान लो, है ना? याद आ रहा है? यहां भी वो दोनों केसेस मिलेंगे। पहले ये ट्राई करो, फिर वो x वाला भी मिलेगा यहां पे, यहां नहीं तो अगले पे मिलेगा। चलिए ट्राई करिए, फिर हम बात करेंगे। टारगेट आपका यही है कि कैपेसिटर के दोनों एंड का पोटेंशियल मिल जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो चार्ज मिल जाएगा। जैसे वहां पे रेजिस्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, रेजिस्टेंस गिवन था, करंट मिल गया। सेम काम यहां पे, ट्राई करिए। हाँ बेटा आ गया। 30, 60, 40. चलो देख लेते हैं, यहाँ जीरो मान ले। 30, 60, 40. चलिए देखते हैं, ये जीरो तो ये भी जीरो तो ये भी जीरो। बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जीरो है, हायर से लोअर जा रहे हैं, कितना? -10. -10, क्योंकि ये हायर है ये लोअर है, तो आप हायर से लोअर की तरफ गए तो घट जाएगा। कितना घटेगा? इतना घट जाएगा, दैट मीन्स 10। यहां बोलो 10, क्योंकि ये बढ़ जाएगा। इधर आप जा नहीं सकते, इधर आप जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे रेजिस्टर में बिना करंट के पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते, यहां पे बिना चार्ज के नहीं लिख सकते, है ना बेटा? ये जीरो यहां बोलो 5, यहां बोलो 20.
20। तो अब ध्यान से समझिए, यहां पे एक कैपेसिटर है, यहां पे दूसरा कैपेसिटर है, यहां पे तीसरा कैपेसिटर है। तो अगर मैं यहां पे चार्ज कह लूं Q1 है, यहां पे मैं चार्ज कह लूं Q2 है, और यहां पे चार्ज मैं कह लूं Q3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सोच के देखो Q1 कैसे निकलेगा। Q1 बोलो बेटा, Q1 इज इक्वल टू क्या, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 5, तो 20 माइनस 5 इंटू कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, मतलब यहां कितना आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम। Q2 की वैल्यू, Q2 मतलब यहां पे 20 माइनस ऑफ माइनस 10, वेरी गुड। तो 20 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 2, ये कितना होगा 60 माइक्रो कूलम। अगर हम Q3 की बात करेंगे तो Q3 कितना हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू यहां का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 20 माइनस 10, सही है। तो दैट विल बी 20 माइनस 10 इंटू 4, तो दैट विल बी 40। अब थोड़ा सा साइन का ध्यान रखें, अगर हम साइन का ध्यान रखोगे तो ये 20 और ये 5, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। यहां पे भी 20 और माइनस 10, मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। यहां पे भी ये हायर है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। हमने दिमाग लगाया कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों ही इसके प्लस हो सके, बेटा चौथा भी तो है। तो तीनों तरफ से माइनस यहां गया तो यहां प्लस रह गया, फिर वो माइनस इसमें चला जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल है, हाँ या ना। तीन ही थोड़ी है, 4 जंक्शन, 4 कनेक्शन है ना, तो चारों मिलके 0 होने चाहिए, 3 को तो क्यों सोच रहे हैं, हाँ या ना। क्या यही काम हम करते थे पीछे, बोलिए। एक और क्वेश्चन करें, सबको समझ में आया। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसने करा है, जिसने डाउट्स क्लियर करे हैं, जिसको समझ में आया था, उसको ये सारी चीजें नई नहीं लगेंगी, सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन। क्या यहां पे नाम लिखने गए तो फंस गए? क्योंकि अगर मैंने इसको 0 माना तो ये तो सर हो गया 10 वोल्ट, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा? अब हम सोच रहे हैं कि ये जैसे तैसे मिल जाता तो काम बन जाता, क्लियर है। तो ये जैसे तैसे मिल जाए तो काम बन जाए, तो इसको अब जैसे तैसे तो मिल नहीं सकता, तो हमने कहा कि एक काम कर लो, इसको क्या मान लो x, और ये x को पहले क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, तभी तो आएगा। यस सर। तो निकालिए 25/2 25/2। 25 minus 30. यस सर, 25/2x आना। अच्छा, बाकी चार्जेस सब पे क्या आएंगे बेटा? 25 minus 30. बाकी तो सब मिल जाएगा ना। अगर हमें पोटेंशियल मिल जाएगा जंक्शन का, तो जैसे पीछे हमने करंट निकाले थे, यहां पे हम क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है।
कितना आया देखें। चलिए तरीका क्या है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 5 और 6। अच्छा, क्या 5, 5 और 6 पॉसिबल है? क्योंकि 3 ही कंडक्टर्स हैं, मतलब 3 ही वायर्स वहां पे कनेक्टेड हैं, तो तीनों का सम क्या 0 आना चाहिए? 5, 5 और 6 का कॉम्बिनेशन 0 तो नहीं हो सकता बेटा। तो 525 माइनस 20। हाँ ये हो सकता है। चलिए देखते हैं, पहले x निकालते हैं। तो x कैसे निकलेगा? x कैसे निकलेगा अगर हम सॉल्व करें तो यहां से x माइनस 10 इंटू 2 प्लस x माइनस 0 इंटू 2 प्लस x माइनस 20 इंटू 4। सही है? बार बार आप ये करने के बजाय फॉर्मूला यूज कर ले तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2x 2x 4x 8x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 80 माइनस 100। सही है क्या? तो ऊपर इधर जाके प्लस 100, तो x इज इक्वल टू 25/2 वोल्ट, मतलब 12.5। जब ये 12.5 आ गया तो इसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव, इसके रेस्पेक्ट में भी पॉजिटिव, बट इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव। सही है क्या? इसके ऊपर मैं चार्ज को Q1 मान लूं, इसको Q2 मान लूं और इसको Q3। Q1 का मतलब प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, वो अंडरस्टूड है, वो आप समझते रहिएगा, क्योंकि नेट चार्ज 0 होता है। तो नेट मुझे लिखना होता तो मैं 0 लिखता, है ना बेटा। दूसरी बात, अगर मैं Q1 निकालूंगा तो दिस Q1 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया, तो x माइनस 10, x माइनस 10 का मतलब 25/2 माइनस 10 इंटू क्या, कैपेसिटेंस कितना है 2 है, तो यहां से कितना आएगा 5/2 इंटू 2, दैट विल बी 5 माइक्रो कूलम। सही है? Q2 कितना आएगा, आप 12.5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आएगा 25/2 माइनस 0 इंटू 2, दैट विल बी 25। इन दोनों का तो पॉजिटिव है। Q3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 माइनस 25/2 इंटू 2 इंटू 4, तो क्या आएगा बेटा 40 माइनस 25/2, 15/2 इंटू 4, दैट विल बी 30 माइक्रो कूलम। अब माइनस का मतलब आप समझ लीजिए, हमने यहां पे तो लिख ही लिया है कि ये नेगेटिव, तो अगर x माइनस 20 करते तो नेगेटिव आता, दिस माइनस दिस, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पहले से पता चल चुका है। क्या ये एग्जैक्टली करंट जैसी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं क्या? समझ में सबको आ गया? इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। क्या बेटा? कौन सा मेथड? समझ, एक बार फिर से बोल दो। सर काफी बच्चों का जो अलग आंसर आ रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्रॉस चेक करना। अच्छा ठीक है, देखो यहां पे क्या बेटा, इस जंक्शन पे 3 वायर्स कनेक्टेड हैं, तो जैसे KCL में उन तीनों का सम 0 होना चाहिए, क्या यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज तीनों मिलके 0 होने चाहिए? वही का है, वही क्रॉस चेक का तरीका है। तो जो किसी ने 5, 5, 6 बोला था बेटा, 5, 5 और 6 के कॉम्बिनेशन तो कभी 0 नहीं हो सकते ना। तो यहां पे आपका 5 है, यहां पे प्लस 25 है और यहां पे माइनस 30 है। क्या ये तीनों मिलके 0 है? क्या 0 होने भी चाहिए जंक्शन पे टोटल चार्ज? समझ गया अभी? चलिए आगे बढ़े। चलिए बेसिक सवाल। अब थोड़े से कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही रेजिस्टर से हट के कुछ सवाल मिलते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे। कोई नया सवाल नहीं होगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट रेजिस्टर है तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस के ही, बट कॉम्बिनेशन जैसा सवाल नहीं है, थोड़ा अलग होता है। हम उसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे, ट्राई करिए।
सर 16 C1 upon N1 into N2. वेरी गुड, सही है। क्या कह रहा है बेटा? बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज्ड बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल दिस। दो केसेस हैं, कौन कौन से? यहां पे सीरीज वाला और यहीं पे बगल में मैं लिख रहा हूं पैरेलल वाला। अगर मैं सीरीज वाले में इक्विवेलेंट की बात करूं तो इसमें C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है बेटा? N1 नंबर्स है, सबकी वैल्यू C1 है, तो सीरीज में क्या C1 बाई N1। रेजिस्टर में N टाइम्स होता है बट कैपेसिटर में तो उल्टा होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4V। ठीक है। व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन N2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ दिस, तो इस केस में पैरेलल वाले में जो C इक्विवेलेंट आएगा बेटा, क्या वो N2C2 आएगा? और इसका पोटेंशियल कितना है? V है। इट हैज द सेम एनर्जी स्टोर्ड। अगर मैं इसकी एनर्जी स्टोर्ड की बात करूं तो क्या हो जाएगा? हाफ C इक्विवेलेंट मतलब C1 बाई N1 इंटू V स्क्वायर का मतलब 4V का स्क्वायर मतलब 16V स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड U2 मान लिया जाए, हाफ इंटू N2C2 इंटू V स्क्वायर। बोलो तो हाँ या ना? बोलिए, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर है? तो अगर दोनों बराबर हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलूं तो क्या हो जाएगा बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ C1 बाई N1 इंटू 16V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ N2C2 इंटू V स्क्वायर। ये V स्क्वायर और ये हाफ, ये V स्क्वायर और ये हाफ कैंसिल आउट। आपसे C2 पूछा हुआ है तो N2 को इधर लेके चले जाओ। सो दिस C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16C1, सॉरी N2 को लेके जाना है, डिवाइडेड बाई N1 पहले से ही था, N2 आप और लेके चले गए। क्या दिस इज द करेक्ट आंसर? सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? बोलो बेटा। चलिए आगे बढ़े। यस सर। ये एक अलग सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा सिंपली छोटा सा टर्म दिया जा सकता है। सवाल पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। एक बार पढ़िए, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन की बात पूछ रहा हूं मैं। यस। ठीक है, फिर ट्राई कर लो।
18 is the correct answer. Very good. एटीन सही है। देखो क्या कह रहा है, बोला है कि यू रिक्वायर 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, आपको 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर की जरूरत है, जो कितने पोटेंशियल के अक्रॉस लगाना है बेटा? 1000 वोल्ट, यानी जो फोर्स का पोटेंशियल है वो कितना है? 1000 वोल्ट। कैपेसिटर की रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोफैरड। बट अनफॉर्चुनेटली दिस कैपेसिटर्स आर आउट ऑफ स्टॉक। आपके पास जो कैपेसिटर प्रेजेंट है वो 2 माइक्रोफैरड वाले हैं, जो कितना पोटेंशियल झेल सकता है? 400। आपको रिक्वायरमेंट कितने की है? 4 माइक्रोफैरड, जो किसके अक्रॉस लगाना है? 1000 के अक्रॉस। हमने कहा, दिमाग में आया सर 4 ही तो चाहिए, 2-2 माइक्रोफैरड वाले 2 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दो, 4 नहीं हो जाएगा? लेकिन वो पोटेंशियल कितना झेल सकता? पोटेंशियल तो 400 ही झेल सकता था। सवाल कह रहा है कि हमें लगाना 1000 में है, वो तो झेल नहीं पाएगा, जिंदा ही नहीं बचेगा। तो हमने कहा एक काम करते हैं, जिंदा बचे इसके लिए हम ऐसे कॉम्बिनेशन को लेते हैं ताकि पोटेंशियल बट जाए, सबको 1000 ना मिले, क्योंकि वो 1000 खा ही नहीं सकता, झेल ही नहीं सकता, तो सबको उनके लिमिट में पोटेंशियल मिल जाए। और पोटेंशियल किस में बढ़ता है? सीरीज में या पैरेलल में? तो जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? सीरीज के पास या पैरेलल के पास? सीरीज के पास। तो सीरीज में हमने लगाना शुरू किया। तो एक रो में हमने कहा कि सर एक कैपेसिटर लगा रहे थे तो पूरा 1000 मिल रहा था, 2 लगाएंगे तो कितने कितने मिलेंगे? 500। अभी भी लिमिट में नहीं है, अभी भी ये मर जाएंगे। तो हमने कहा चलो 3 लगा के देखें, तो 3 लगने पे कितने हो जाएंगे बेटा? एक के अक्रॉस 1000/3। तो ये वाला कैपेसिटर भी आपका है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया? 1000/3। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो गया? 1000/3। और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो गया? 1000/3। क्या अब ये इसको झेल सकते थे? यस सर। तो क्या अब ये जिंदा रह पाएंगे? यस सर। आप 4 भी लगा दोगे तो भी जिंदा रहेंगे, लेकिन कम से कम की जब बात कही गई है तो 4 लगाना उचित नहीं है। क्लियर है? तो एक रो में कम से कम कितने कैपेसिटर होने चाहिए? 3। तो मिनिमम कैपेसिटर्स इन अ रो, ये एक इंपॉर्टेंट बात शुरुआत यहीं से करेंगे, दैट विल बी 3। सो सी इक्विवेलेंट ऑफ अ रो, सी इक्विवेलेंट ऑफ अ रो कितना हो जाएगा बेटा? एक रो में 2-2 माइक्रोफैरड के 3 लगा दोगे तो क्या ये 2/3 माइक्रोफैरड हो जाएंगे? अब इसका दिमाग खुला कि सर ये तो पोटेंशियल तो झेल गया, बट कैपेसिटेंस तो कम हो गया यार। नहीं, तो कैपेसिटेंस बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए कैपेसिटेंस किस में जोड़े जाएंगे? तो ऐसे ही रो जो झेल सकते हैं हम पैरेलल में उनको एक दूसरे के ऊपर जोड़ते गए। तो लेट नंबर ऑफ रोज कितने? नंबर ऑफ रोज कितने? n। क्यों? सो n इंटू 2/3 मिल जाए तो कितना बन जाए? एक रो का 2/3, n रो का n इंटू 2/3 जो रिक्वायर्ड वैल्यू के बराबर पहुंच जाए, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितने रो चाहिए? एक रो में कितने? सो टोटल कैपेसिटर्स कितने? समझ गए? इस सवाल का यही तरीका होता है। एक रो में 3 और 6 रो, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स विल बी 18। सबको समझ में आया? बोलो बेटा। अच्छा, यहां समझ में आया?
नो सर, एक बार चलो एक बार और सुन लो। आपको कितने कैपेसिटर्स आपके पास जो प्रेजेंट है 2 माइक्रोफैरड का, वो कितना पोटेंशियल झेल सकता है? 400 से ज्यादा दे देंगे, ये सवाल में कहा जाएगा। 400 से ज्यादा दे दोगे तो वो कैपेसिटर बेकार हो जाएगा, है ना, डैमेज हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी आपके पास ये है कि जो कैपेसिटर्स 400 वोल्ट के हैं, जो झेल सकते हैं, सोर्स में लगाया जाए जो कि 1000 वोल्ट का है, तो वो जिंदा बचे। हाँ या ना? तो वो दौड़ के अपने साथी के पास गया और बोला कि यार 1000 हमें मिल रहा है, मैं 400 से ज्यादा नहीं खा सकता, तुम मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। तो एक उसके साथ आया, तो जब 2 बराबर वाले आ गए तो वो कितने कितने 1000 को बांटे बराबर बराबर में, 500 बांटे, क्योंकि सोर्स तो 1000 है ना बेटा। तो एक एक को 500 मिला। फिर से ये चक्कर में पड़ गए कि यार झेल हम 400 ही सकते हैं, 500 मिल रहा है। तो फिर ये गए दोनों, एक और अपने सहयोगी साथी को लेके आए, तो 3 मिलके कितने कितने बांट लिए? 1000/3। क्या ये 1000/3 अब उनके सेफ लिमिट में है? उनकी अगर वो चाहते तो और किसी को लेके आ सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सबसे कम लोगों में ही बांट बूट के खत्म कर लें, है ना। 4 लेके आते तो भी वो झेल लेते, लेकिन फिर वो नंबर्स बढ़ जाते हैं ना। क्लियर है? तो कम से कम के लिए रो में आप कितने लगाएंगे? उतने ही कैपेसिटर्स लगाओगे जो लिमिट तक पहुंचा दे या सेफ कर दे उसको। क्लियर है? अब जैसे ही सीरीज में 3 लगाए, एक सीरीज में यानी रो का कितना कैपेसिटेंस हो गया? 2/3, है ना। क्योंकि सीरीज में जब कैपेसिटर लगाते हैं तो घट जाता है कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस बढ़ता था, तो कैपेसिटेंस घट गया। इसको चाहिए था 4 और तीनों जिंदा रहने के चक्कर में कर कितने गए? 2/3। तो ये औरों के पास गए और कह रहे हैं कि यार तुम भी एक ग्रुप बनाओ 3-3 के और हमारे साथ जुड़ जाओ। किसमें? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि तभी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कितने ग्रुप्स वो लेके आए? इतने ग्रुप्स लेके आए ताकि वो एक एक ग्रुप मिलके 4 हो जाएं, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी थी? 4 की। तो ऐसे कितने ग्रुप्स की जरूरत पड़ी? 6। और हर ग्रुप में कितने? 3। तो टोटल 18। समझ में आई बात? बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया, और यही प्रोसेस है इस सवाल को करने का। बड़ा कॉमन चीज, पहले सीरीज में आप उसके पोटेंशियल को झेल के बता दें, फिर आप n नंबर ऑफ रो लगा के इक्विवेलेंट जो रिक्वायर्ड है उतना कर लो, आपको मिल जाएगा। क्लियर? और किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो बेटा, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। एक ये क्वेश्चन, ये भी एक लॉजिकल सवाल और बढ़िया सवाल होता है, जो इस तरह के सवाल रेजिस्टेंस में नहीं पूछे जाते। ठीक है, यहां पे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, थोड़े से जो हटके हैं। ट्राई करिए, देखिए क्या बता रहा है, फिर हम बात करेंगे इसकी।
190/3. कितना बेटा? 190/3. 190/3 नहीं। और किसी का कुछ? देखो क्या कह रहा है सवाल। क्या ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है बेटा? अच्छा, 95. कितना बेटा? 95. 95 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 95 सही है। क्या कह रहा है समझो। बोला ये तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तीनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। क्लियर है? बोला कि कोई भी कैपेसिटेंस की जो लिमिटिंग वैल्यू है पोटेंशियल की वो कितनी है? 50. यानी 50 से ज्यादा पोटेंशियल आप उनको नहीं दे सकते। क्या वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जो उनको दिया जा सकता है, या वो पोटेंशियल जो दिया गया है? तो जो दे सकते हैं उतना हो ये जरूरी नहीं है। जैसे पावर में रेटिंग जो लिखी होती थी वो कंडीशन था कि इतने पे इतना कंज्यूम करेगा, उतना कर रहा है ये जरूरी नहीं था, है ना? ऐसे ही ये कहा है कि 50 तक ये मैक्सिमम जा सकता है, बट क्या 50 दिया गया जरूरी नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब सोचो, मान लो ये पहला है, तो मैक्सिमम चार्जेस अगर मैं कहूं, मैक्सिमम चार्जेस जो इनको आप दे सकते हैं वो कितना है? मैक्सिमम चार्जेस अगर आप चार्ज C1 के अक्रॉस देखेंगे तो Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू मैक्सिमम पोटेंशियल विच कैन बी गिवन। तो कैपेसिटेंस है 20 और मैक्सिमम पोटेंशियल आप दे सकते हैं 50, यानी जो मैक्सिमम चार्ज इसको दे सकते हैं वो कितना है बेटा? 1000 माइक्रोकूलम। जो दूसरा कैपेसिटेंस है उसको मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हैं? वैल्यू कैपेसिटेंस की है 40, क्योंकि जितना ज्यादा कैपेसिटेंस है उतना ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा, है ना? 2000 माइक्रोकूलम। और यहां पे है, अगर चार्ज में कैपेसिटेंस C3 में बात करूं तो ये है आपके पास 50 × 50। इसको मैक्सिमम चार्ज आप कितना दे सकते हैं? ये क्या मैक्सिमम चार्ज है या वो चार्ज है जो दिया गया है? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि सीरीज में सबको अलग अलग चार्ज दे दिए हो? यानी ये गिवन चार्ज तो नहीं है, ये वो मैक्सिमम चार्ज है जो आप दे सकते हैं और सर्किट जिंदा भी रह जाए। तो सोचो आप सर्किट को जिंदा रखने के लिए कितना मैक्सिमम दे सकते हो। चलो एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। 5 लोग थे, पांचों के दौड़ने की अलग अलग कैपेबिलिटी है, अलग अलग स्पीड से दौड़ सकते हैं। उस 5 में एक छोटा बच्चा भी है, वो धीरे दौड़ सकता है। आप चाहते हैं कि सब लोग एक साथ हाथ पकड़ के दौड़े, मतलब एक लाइन बनी रहे। हाँ, लाइन टूटे ना, कैपेसिटी चाहे जितनी हो, आप किसके हिसाब से चलेंगे? बच्चे के छोटे वाले। समझ गए? तो ये चार्ज चाहे जितना ले सकता है, ये कह रहा है यार मेरे झेलने की क्षमता 1000 है, अगर 1000 से ज्यादा गए तो आप तो जिंदा बचेंगे, आप तो आगे भाग गए, मैं तो रह जाऊंगा। तो ये सब इसका साथ दे ताकि सर्किट बचे। इसलिए जो मिनिमम जो चार्ज होल्ड कर सकता है वही डिसाइड करेगा कि कितना सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जो फ्लोएस्ट रिएक्शन है वो डिसाइड करता है। समझ गए? हाँ, वो डिटरमाइन, रेट डिटरमाइन करता है। सो मैक्सिमम चार्ज ऑफ सर्किट कितना होगा? ये बात समझ में आ गई मेरी? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, अब हमको Q मैक्स सर्किट का मिल गया,
तो यानी कि सर्किट में मैक्सिमम इतना चार्ज जा रहा है, तो इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग इसका पोटेंशियल क्या V1 रहा होगा, इसका V2 रहा होगा और इसका आपके पास दो तरीका, या तो सबका इसके करस्पॉन्डिंग एग्जिस्टिंग पोटेंशियल निकाल लो और जोड़ लो। आप 50-50-50 को नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है साइमल्टेनियसली, है ना। वो जब अकेले अकेले दौड़ रहे थे तो भले कोई तेज कोई धीरे दौड़े, बट जब एक साथ दौड़े तो सबका एग्जिस्टिंग लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल V1 क्या हो जाएगा, क्या V1 इज इक्वल टू Q/C, मतलब 1000 अपॉन इसका कैपेसिटेंस कितना था 20, दैट विल बी, ये अपने फुल कैपेसिटी पे रन कर रहा है क्योंकि यही तो डिसाइडिंग था। बच्चा अपने तेजी से भाग रहा है, बाकी सब लोग उसको मैच कर रहे हैं, है ना। V2 चार्ज तो सबके लिए सेम होगा क्योंकि सीरीज है, अपॉन 40, इसको कितना पोटेंशियल मिला बेटा, और V3 इज इक्वल टू 1000, चार्ज तो सेम रहेगा, ये 50 मतलब 20 वोल्ट। सो टोटल पोटेंशियल अगर आप निकालेंगे तो क्या ये सीरीज है, सीरीज में क्या हम तीनों के पोटेंशियल को ऐड करेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका, दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि आपको मैक्सिमम चार्ज सर्किट का पता है, आप C इक्विवेलेंट निकाल के पोटेंशियल निकाल लो, है ना। चाहे तो C इक्विवेलेंट निकालो फिर डायरेक्टली पोटेंशियल निकाल लो। मैंने एक एक का निकाल के ऐड किया। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्योंकि जब ऑप्शन देगा ना तो उसमें 150 जरूर रहेगा। और कई लोग सोचेंगे 50 50 50 150 ही तो है सर। 50 50 को मैक्सिमम लिमिट है, क्या उतना अप्लाइड है ये जरूरी नहीं है। अगर सबको 50 दोगे तो सबका चार्ज अलग अलग हो जाएगा, वो तो हो ही नहीं सकता यार सर्किट में, है ना। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। ये जो लास्ट के 2-3 सवाल करे ना हमने, 2 सवाल इनफैक्ट, जो मैक्सिमम लिमिट वाले सवाल, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बड़े कम सवाल मिलते हैं, वो सवाल देख के आपको आइडिया लग जाया करेगा, या तो चार्ज या तो पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटेंस तो फिक्स है। ठीक है, आगे बढ़े। एक अलग तरह का बड़ा बढ़िया सा सवाल देखेंगे। अभी तक क्या था कि आपको कैपेसिटर्स ऑलरेडी बना के दे रखा था और आपसे कहा था कि आप इक्विवेलेंट बताओ। अब जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो आपसे कहे जाएंगे कि हमने आपको सिर्फ प्लेट्स दिया है, पहले आप प्लेट्स को अरेंज करके देखिए कि कैसा सर्किट बन रहा है, उसके बाद आप इक्विवेलेंट बताइए। ठीक है बेटा, मतलब प्लेट्स देके जोड़ के छोड़ दिया और उसके बाद कहा कि पहले आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, फिर उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाइए। करेंगे कैसे? पहले एक लॉजिक सुनो। मान लो कि यहां पे ये 2 कैपेसिटर्स आपके पास थे, ध्यान से सुनना। ये दोनों किस में थे बेटा? सीरीज में। एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, जो ये कैपेसिटर्स को बना रही है और वो चाहती है कि हम इसमें क्या करें, कुछ कॉस्ट को कम करें। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया और कहा कि यार ये 4 प्लेट्स मिलके कितने कैपेसिटर्स बनाए? 2। जिसमें ये जो प्लेट है, 2 प्लेट्स के जो कॉम्बिनेशन है, क्या वो आइसोलेटेड है? ये 2 प्लेट्स अलग है ना, मतलब ये इधर से भी कनेक्टेड नहीं है, इधर से भी कनेक्टेड, आपस में ये कनेक्टेड है, मतलब बाकी दुनिया से तो कटे हुए हैं, हाँ या ना, और एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इनके पोटेंशियल भी दोनों के सेम होंगे, चार्जेस भी इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे जो होते हैं, हाँ या ना। तो इसने कहा कि क्या ये 2 प्लेट्स रखना जरूरी है? तो इसने एक काम करा, कंपनी ने, इसने कहा कि यार एक काम करो, ये दोनों प्लेट्स तो रखो, आप इन दोनों को चिपका के एक प्लेट बना दो। बात एक ही है यार, नहीं है क्या? अभी भी ये इधर में अगर पॉजिटिव रखेगा तो इधर में नेगेटिव रखेगा, हमें उसी से तो मतलब है, हमें इस लेंथ से क्या मतलब है, हाँ या ना। हमें वायर की लंबाई से तो मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। तो हमने कहा दोनों को चिपका के एक प्लेट बना दो ना। अब दोनों को चिपका के 2 प्लेट क्यों रखे, एक ही रखो, हाँ या ना।
क्योंकि जब हमने प्लेट कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो बेटा मैंने कहीं नहीं कहा है कि प्लेट ज्यादा थिक होगा तो एक तरफ बराबर और एक तरफ बराबर आएगा। मैंने तो कंडक्टर्स की थिकनेस से क्या मतलब है, बस इतना थिकनेस हो कि दो सरफेस बन जाए, बात खत्म। हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। तो क्या एक प्लेट की बचत हो गई। ऐसे ही फिर ये लगाया दिमाग कि मान लो अगर हमें 10 कैपेसिटर्स बनाने होते, सीरीज में जोड़ने होते, तो कितने प्लेट्स रिक्वायर्ड होते कन्वेंशनल तरीके से, 20। और नॉर्मल तरीके जो थोड़ा सा सोच को बढ़ाया तो कितने, क्योंकि इन दोनों को हमने मिला के एक बना दिया, इनको मिला के एक बना दिया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने प्लेट्स की जरूरत है? 11। तो 9 प्लेट्स की बचत हो गई यार, नहीं हुई क्या? तो 9 प्लेट्स की बचत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब ये तो एक सोच हमने बताई आपको, देखो ये कहानी बताई बस ऐसे ही फालतू की, है ना, कि ऐसा मान लो अगर हम सोचे तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसने कहा कि सिर्फ यही क्यों करना है यार, हमें तो दुनिया भर के अरेंजमेंट्स होते हैं, तो दुनिया भर के अरेंजमेंट्स में क्या हम प्लेट्स को जोड़ेंगे तो अलग अलग अरेंजमेंट्स बनेंगे, क्योंकि कैपेसिटर प्लेट्स ही तो है। तो ये टॉपिक क्या है? कैपेसिटर्स विथ अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स। क्लियर है? यानी पहले आपको प्लेट्स अरेंज करने हैं, कैपेसिटर्स मतलब वो रख के दे देगा कि इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा। आपको देखना है कि कितने कैपेसिटर्स बने, कौन कहां से कनेक्टेड है, कैसा सर्किट बनेगा जो आज तक हम सॉल्व करते आए हैं उस तरीके में, फिर सी इक्विवेलेंट निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? क्वेश्चंस में जो मैंने बताया उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये एक कंटेंट मैंने बताया आपको कि क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जब याद करो मैंने कॉमन पोटेंशियल पढ़ाया था तो मैंने कहा भी था कि कॉमन पोटेंशियल सबसे ज्यादा जरूरत उसकी आगे पड़ेगी, वो यहां पड़ेगी। समझ गए? क्लियर है? देखो करते क्या है। अच्छा, एक और बात, प्लेट्स जो दिए जाएंगे या तो उनका एरिया और प्लेट्स का सेपरेशन दिया जाए, नहीं दिया जाएगा तो आप एरिया ए मानेंगे और सेपरेशन डी मानेंगे, हमेशा ऐसा ही दिया जाएगा। ठीक है? सोचो इसमें तरीका क्या है। हमें इतना तो पता है ना कि प्लेट्स पे आमने सामने चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट आएंगे ही आएंगे, चाहे आप जो कर लो। याद करो प्लेट कॉन्सेप्ट। यस। तो आमने सामने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस तो है ही, अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ है तो कैपेसिटर काम करेगा। यहां देखो, ये ए को अगर मैंने 1 से कनेक्ट किया है तो क्या ये वाला प्लेट भी पोटेंशियल 1 और ये वाला प्लेट भी पोटेंशियल 1 पे है? हाँ या ना? यस सर। अगर ये सेकंड से तो ये वाला प्लेट भी पोटेंशियल 2 और ये वाला प्लेट भी पोटेंशियल 2 पे है। क्या इसके अंदर और इसके अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इसके अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो क्या ये 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर? यस सर। ये भी 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर? यस सर। ये भी 1 और 2 के बीच में क्या बेटा? तो हम ऐसे सवालों को देखते ही क्या करते हैं, पहले पोटेंशियल लिख देते हैं प्लेट्स का, फिर देखते हैं कि जो दो प्लेट्स एक कैपेसिटर बनाएंगे वो कहां कहां कनेक्ट, क्योंकि दो प्लेट्स आपस में जब एक दूसरे के पास में रखेंगे तो कैपेसिटर बनाएंगे, बात खत्म। तो ये कैपेसिटर तो बना रहा है, बट कहां कहां जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कौन कहां से जुड़ा हुआ है तब तक हम सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे। याद आया? तो हमने कहा ये ए है, ये बी है, 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, पहला भी ए और बी मतलब 1 एंड 2 के बीच में, दूसरा भी 1 एंड 2 के बीच में, और तीसरा भी 1 और 2 के बीच में। ऐसे सवालों में जनरली जो मैंने देखे हैं डेटा दिया नहीं जाता है कि एरिया ए है और सेपरेशन डी है, तो आप मान के चलेंगे या तो वो सी के टर्म में आंसर दिया जाएगा, वेयर सी इज इक्वल टू, आपको पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैरेलल प्लेट में यही होता है ना। तो ये तीनों किस में है बेटा?
और पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो 3C लिखिए, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा, या तो 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बहुत मुश्किल है क्या? बोलो। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ नाम लिखना है, बाकी कॉमन पोटेंशियल की जो स्ट्रेटजी है सेम लगाना है। क्लियर? करेंगे 4-5 सवाल करेंगे, आप खुद से समझ जाएंगे। किसी को कोई डाउट? थोड़ा समझ में आया? अगर किसी को डाउट है भी तो चलिए एक क्वेश्चन देखें, आगे बढ़े। सॉल्व करो, अभी समझ में आ जाएगा। सॉल्व करिए, 2-3 सवाल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा 2/3। देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा, वही बात है। फिर से काम क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा चार्जेस भी बांट दिए, कोई मतलब नहीं है। एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर। कैपेसिटेंस में चार्ज जरूरी क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज के ऊपर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती, हाँ या ना। इसको हमने कहा 1। ये इन्होंने नंबर ऑफ प्लेट्स दिया हुआ है, वो पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है। तो ये 1, तो ये 1। चलो मैं, ये वायर है जो दोनों को जोड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2, तो ये वाला भी 2 हो जाएगा और ये वाला भी 2 हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है 3 हो जाएगा बी के साथ। आपको किन 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है बेटा? अच्छा, यहां पे कैपेसिटर क्या, एक कैपेसिटर ये बन रहा है जो 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है। एक ये बन रहा है जो वो भी 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, और एक ये बन रहा है जो 2 और 3, 3 ही तो कैपेसिटर बन रहे हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे आपका A हो जाएगा जिसका नाम हमने 1 लिया है, यहां पे आपका B हो जाएगा जिसका नाम मैंने 3 लिया है। तो बीच में कहीं ना कहीं 2 तो लेना पड़ेगा ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। 1 और 2, 1 और 2, तो ये भी 1 और 2। अगर मैं C मान लूं तो ये भी 1 और 2, और ये वाला 2 और 3, क्या ऐसा कुछ बनेगा? वेयर C इज इक्वल टू क्या है बेटा? या तो C के टर्म में आंसर होगा या तो एप्सिलॉन A/D के टर्म में। तो अगर मैं C अक्रॉस AB करूंगा तो ये 2C और ये C, तो क्या ये 2C इंटू C डिवाइडेड बाई 2C प्लस C, क्या ऐसा कुछ आएगा? बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? सिंपल सवाल, बहुत सिंपल होता है। आगे बढ़े। देख के लगता है पता नहीं क्या ही करना है ना? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट। Hmm. 2C is the correct answer.
अगर मैं बेटा इसको 1 मानूं और इसको 2 मानूं तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 2 होगा। ये 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर। जो ये प्लेट्स है यानी जो ये कैपेसिटेंस बन रहा है, क्या उनके दोनों टर्मिनल्स 2 से जुड़े हुए हैं? यस सर। यानी क्या उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसी को तो शॉर्ट सर्किट कहते थे, उसको रिमूव कर देते थे, याद आया? यस। तो इसको लेके कोई फायदा है क्या? वो तो शॉर्ट सर्किट का केस है ना बेटा, दोनों एंड का सेम पोटेंशियल, मतलब या तो करंट 0 या तो चार्ज 0, तो सर्किट को हटा लो, मतलब उस रेजिस्टर या करंट जो भी कैपेसिटर उसको हटा लो, यही करते थे। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यार कि सर ये भी 1 और 2 के बीच में, ये भी 1 और 2 के बीच में, मतलब दोनों आपस में पैरेलल हैं, और जब आपस में पैरेलल है इसका मतलब 2C डायरेक्टली हो गया। क्यों हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करें? बस डायग्राम ड्रॉ करने का मकसद ये है कि ये जो इजी सा सर्किट दिख रहा है, असल में वो ये सर्किट को सिंप्लीफाई करके आया हुआ है। क्लियर है? तो C अक्रॉस AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C, मतलब C की वैल्यू रख लो, बात खत्म। समझ में सबको आया क्यों इसको हम नहीं लिया गया? बोलो बेटा। यस सर। चलिए नेक्स्ट, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से आज की कहानी खत्म करेंगे। ये बताइए, सिक्स 60, वेरी गुड, सही है। ये 1, ये 2, 1 1 1 1, ये वाला 2 2 2। क्या बेटा एक ये बनाएगा जो कि 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक प्लेट कैपेसिटर है जो 1 और 2, ये भी हमारे 1 और 2 के बीच वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 1 एंड 2 के बीच वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2। कितने बन रहे हैं? तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्यों हम सर्किट को ड्रॉ करें जब सारे इसी के बीच में कनेक्टेड हैं। तो C अक्रॉस अगर आप PQ निकालेंगे तो 6 बन रहे हैं C वाले कैपेसिटेंस, वेयर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ प्लेट जो भी दिया होगा अपॉन सेपरेशन जो भी दिया होगा, हम वो लिखेंगे, उसमें क्या डाउट है? समझ में बात आ गई? देखने में मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान सवाल है। कॉमन पोटेंशियल सोचो, नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को मुश्किल से मतलब सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, ये सवाल यहाँ पे दे रखा है कि एरिया हमारा A है और इनका जो सेपरेशन है वो D है। एप्सिलॉन नॉट A बाई D पता नहीं, देख लेते हैं, देखते हैं। ये 1 है बेटा, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये वायर जो दिख रहा है इसके साथ ये भी 1 होगा। अगर मैंने इसको 2 मान लिया तो ये अकेला है, 2 रहेगा। अगर मैंने इसको 3 मान लिया तो ये यहां से कनेक्टेड है, 3 हो जाएगा। अपने नाम के हिसाब से ये 1 एंड 2, ये 2 एंड 3, ये 3 एंड 1, ये भी 3 एंड 1, सही है। 4 कैपेसिटर्स है 5 प्लेट्स में, और ये ऐसे कनेक्टेड है। जो अपने को निकालना है P एंड Q, मतलब अपने असम्पशन के हिसाब से 2 एंड 3 है ना बेटा।
तो हम क्या करेंगे 2 and 3 मतलब P and Q को एंड पे लिख लेंगे, P and Q मतलब 2 and 3। इसके अलावा एक और है 1, ये 1 and 2 के बीच में एक कनेक्शन C, 2 and 3 के बीच में एक कनेक्शन, 1 and 3 के बीच में 2 है, तो 1 and 3 के बीच में या तो आप दो अलग अलग बनाओ या डायरेक्टली 2C कर लो, कर सकते हैं ना। Yes, sir. वेयर C इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट प्लेट का एरिया अपॉन सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। या तो आप इनको अलग अलग दो पैरेलल बना के दिखा लो, जब मुझे पता ही है कि पैरेलल है, अभी तक हम बहुत लंबे टाइम से ये काम कर रहे हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है बेटा। ये दोनों सीरीज में हैं, तो अगर आपको C अक्रॉस PQ निकालना है तो जो सीरीज में है वो कितने हैं, 2C इंटू C डिवाइडेड बाई दिस, प्लस जो पैरेलल में है वो इतना हो जाएगा, मतलब दिस विल बी 5C बाई 3। आप अगर एरिया वरिया दे रखा है तो उसको उसके टर्म में लिख दो, 5 बाई 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन। सबको समझ में आ गया? तो आप सबका नाम लिखिए, डायग्राम बनाइए, सॉल्व करिए, रिजल्ट मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट? जो अगला लेक्चर होगा बेटा उसमें हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स विथ स्लैब। कैपेसिटर के अंदर हम स्लैब रखते हैं ना, अब वो स्लैब हमारा कंडक्टिंग स्लैब हो सकता है, वो डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, आता है नहीं आता वो बात की बात हो, तो हम पढ़ेंगे, है ना। तो कैपेसिटर सब हम स्लैब के साथ, 12th में याद है तो एक डेरिवेशन आता था एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस समथिंग प्लस समथिंग। तो बेसिकली हम स्लैब के साथ कैपेसिटेंस की बात करेंगे अगले लेक्चर में। फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की बात थोड़ी सी करेंगे, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि 1.5 से पौने 2 लेक्चर के आसपास इस चैप्टर में और लगेगा ढंग से करने के लिए। क्लियर है? उसके बाद वैसे ही जैसे करंट के डिस्कशन करें वैसे ही इसके डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए, थैंक यू।